चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को देखेंगे। इस चैप्टर में यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ इंडिया से रिलेटेड कुछ बात है, यहाँ कोई 3 क्वेश्चंस है और ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये नेशनलिज्म जैसा शब्द जो राष्ट्रीयता होता है ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। तो इसका इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस से स्टार्ट हुआ और उसके वजह से उसके आसपास के देशों में ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में स्प्रेड होता चला गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स हुए, बहुत सारे अलग अलग देश आपस में मिलकर एक नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किए। इट मीन्ट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, आइडिया, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, न्यू सिम्बॉल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू लिंक्स etc। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट्स, सॉन्ग्स, लिंक्स, आइकॉन, सिंबल ये सब डेवलप हुए और उस डेवलपमेंट की वजह से लोगों में धीरे धीरे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा, यानी राष्ट्रीयता के बारे में, अपने देश के बारे में लोग सोचना स्टार्ट किए। इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे इसका फर्क पड़ा। इट इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मीनिंग हो गया कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉलोनियल बोला गया है। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट्स हुए उससे रिलेटेड ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया का। पीपल फील देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। लोग जब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ यानी अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू किए तो उनके स्ट्रगल की वजह से सब धीरे धीरे एक साथ यूनाइट होते चले गए। देयर स्ट्रगल प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड यूनिटी, इट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस यूनिटी में एक साथ होते चले गए। सबका एक ही कॉन्सेप्ट था कि सबको इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना था, सबको अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था। देयर स्ट्रगल प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड यूनिटी, इट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब इस बॉन्ड में बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए, कुछ रूरल, कुछ अर्बन, कुछ गरीब, कुछ अमीर। जैसे रूरल साइड में वहाँ के फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स फार्मर्स हुए तो वहाँ के ज़मींदार भी शामिल हुए। शहर के लेबर्स और वर्कर्स शामिल हुए तो उस मिल के मालिक, उस फैक्ट्री के मालिक भी शामिल हुए। Each class and group felt its effect colonialism differently. Their experiences were varied. Their notions of freedom were not always the same. अब सभी क्लास और ग्रुप, यहाँ क्लास का मतलब हो गया लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। ग्रुप का मीनिंग हो गया वुमेन, मेन, ओल्ड एज पीपल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रूरल, अर्बन, रिच, पुअर, ये सब अलग अलग ग्रुप्स हो गए। इन सभी के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था, स्ट्रगल करने का कॉन्सेप्ट नया था उनके लिए और सभी के लिए फ्रीडम का मीनिंग भी अलग था। सभी के लिए नोशन ऑफ फ्रीडम भी बिल्कुल डिफरेंट था, अलग अलग था। कुछ के लिए सिर्फ टैक्स को कम करना फ्रीडम था, तो किसी के लिए टैक्स बिल्कुल बच जाए, छूट जाए, वो फ्रीडम था। तो किसी के लिए कुछ और छोटी बड़ी सुविधाएं मिल जाए, उसके लिए वो फ्रीडम था। The Congress under Mahatma Gandhi tried to unite these groups within one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी कांग्रेस को लीड करने लगे और उन्होंने इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस स्ट्रगल को इंडिया के फ्रीडम फाइट में कन्वर्ट कर लें और सभी कंट्री के लोगों को, अलग अलग क्लास, अलग अलग ग्रुप के लोगों को इसमें यूनाइटेड कर लें। यहाँ पर 3 क्वेश्चन उठते हैं। पहला, हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस ने बारे में कैसे सोचा, क्या उसके बारे में उन्होंने प्लानिंग किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। वो हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। लोगों के इमेजिनेशन में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट या इमेजिनेशन कैसे आया, कैसे कन्वर्ट हुआ, इस सभी चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
इस हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद उसके इम्पैक्ट से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट इंडिया में कैसे हुआ। ईयर्स आफ्टर 1919 national movement is spreading to new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggle. After year of World War First, लोगों को लगा कि अब उनका एक्सट्रीम हार्डशिप का टाइम अब ख़त्म हो जाएगा, अब उनके लिए चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उस वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद अब धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट रूरल पार्ट्स में भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, नए नए एरियाज़ में जाने लगा। रूरल एरियाज़ में सोशल ग्रुप्स, इसमें गांव के लोग भी शामिल होने लगे, शहर के एजुकेटेड मिडिल क्लास भी शामिल हुए। डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और इसमें अब पढ़े लिखे लोग भी स्ट्रगल करना स्टार्ट किए, अनपढ़ लोग जो गरीब थे वो भी स्ट्रगल करना स्टार्ट किए। वर्ल्ड वार वन फर्स्ट 1914 से 18 तक हुआ था, क्रिएटेड अ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। वर्ल्ड वार वन के वजह से क्या हुआ कि एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब कि जो मित्र राष्ट्र थे और जो धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस कंट्रीज और अलाइड कंट्रीज, उनका एक अलग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना। और दूसरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में ये हुआ कि अब एक नए तरीके से अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हुई। क्या सिचुएशंस हुए? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जितने भी अलग अलग देश थे उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी रक्षा में खर्च की सीमा को बढ़ा दिया। अब उनको डिफेंस में ज़्यादा खर्च करना था। इसकी वजह से क्या हुआ, वार लोन्स बढ़ते चले गए, उनको लोन्स लेना पड़ रहा था अलग अलग जगह पर से, और उसके लिए हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कस्टम ड्यूटीज, जो भी गुड्स और सर्विसेज आ रहे थे उस गुड्स और सर्विसेज के लिए कस्टम ड्यूटीज पे करना पड़ रहा था, और बहुत सारे तरह के टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। अभी इस वॉर की वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस, जो फूड के स्टेपल डाइट्स के प्राइसेस थे वो लगातार बढ़ने लगे। डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, 1913 से 1918 के बीच में जो फूड प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, जिसके वजह से गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा परचेजिंग, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल के लिए हार्डशिप यानी मेहनत वाला टाइम बहुत ज़्यादा आ गया, वो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था पहले के कंपैरिजन में। विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्टेड, कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब विलेज से सोल्जर्स की सप्लाई स्टार्ट कर दी गई, वहां पर फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विलेजर्स अब गुस्सा होने लगे, फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वार वन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट गाँव से सोल्जर्स के लिए होने लगा। इससे गांव वाले नाराज होने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट तैयार होने लगा। क्रॉप्स फेल्ड ड्यूरिंग 1918 टू 1990, 20 टू 21, इस 2 साल के बीच में क्रॉप्स फेल हुए। क्रॉप्स फेल होने की वजह से उसका प्रोडक्शन कम हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड, और शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से इंक्रीज इन रेट्स हो गए, और इंक्रीज इन रेट्स के वजह से क्या हो गया कि पॉवर्टी फेस करने वाले लोअर क्लास, लोअर ग्रुप प्रोफाइल के लोगों के लिए अब परचेजिंग मुश्किल होने लगा। दूसरा चीज़, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1918, स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वाइड एक स्पेनिश फ्लू फैला। जैसे आज के डेट में कैसे कोरोना फैला हुआ है, तो ये पेंडेमिक है आज, और ये हम लोग बात कर रहे हैं एपिडेमिक की। तो ये एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा की वजह से भी बहुत सारे लाइफ के लॉसेस हुए, इंडिया में भी हुए। सेंसस 1921 का भारतीय जनगणना बताता है कि एस्टिमेटेड अबाउट 12 टू 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड ड्यू टू फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स। अकाल की वजह से या फिर ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल डाई हो गए, भारत में मारे गए। People hoped that their hardship would end after First World War, but it didn't happen. लोगों को लगा कि वर्ल्ड वार वन खत्म होने के बाद
लोगों का एक्सट्रीम हार्डशिप का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अब धीरे धीरे इस कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे। अब उनको अब एक नया मूवमेंट स्ट्रगल करना ही एक लास्ट उपाय दिख रहा था। इट रिजल्टेड न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। नया लीडर्स को भी आने का मौका, उभरने का मौका मिला और उनके बताए हुए तरीकों से स्ट्रगल स्टार्ट होने का कॉन्सेप्ट आया। इसी कॉन्सेप्ट में अब यहाँ पर कांग्रेस और न्यू लीडरशिप में महात्मा गांधी का एंट्री होगा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन January 1915. He came from South Africa where he successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। महात्मा गांधी 19 जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए, लेकिन इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह जैसा एक सक्सेसफुल काम कर चुके थे। इसमें मास एजिटेशन था, यानी कि बहुत सारे लोगों को शामिल किए थे और नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे और वो ट्रूथ के लिए फाइट कर रहे थे। वहाँ भी उनका सारा स्ट्रगल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी और वहाँ के काले लोगों पे अत्याचार करती थी। आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइजेज द पावर ऑफ ट्रूथ, द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ का सर्च करना, या फिर ट्रूथ का पावर का बात किया जा रहा है कि सच्चाई में कितना ताकत होता है। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है, चाहे ऑपरेसर यानी अत्याचारी कितना भी परेशान क्यों नहीं करे। लेकिन जब उसको पता है कि सामने वाले लोग जो मास एजिटेशन कर रहे हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, वो सच्चाई के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उन्हें भी अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा। It suggested that causes was true. If the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. महात्मा गांधी का कहना था कि यदि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और ईमानदारी से अहिंसात्मक नॉन वायलेंट तरीके से फाइट कर रहे हैं, तो अत्याचारी को अंततः झुकना पड़ेगा और वो इनजस्टिस नहीं कर पाएगा। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही हमेशा अपना बैटल जीत सकता है, हमेशा उसको फोर्स लगाने का ज़रूरत नहीं होगा, उसको ताकत लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। वो ट्रूथ के साथ खड़ा रहेगा और ट्रूथ के लिए लड़ता रहेगा। तो इस तरीके से एक सत्याग्रही आसानी से अपना बैटल जीत सकता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का मानना था कि इस तरीके से सत्याग्रह करने से क्या होगा कि एक धर्म की तरह सभी लोग अपनाना शुरू कर देंगे और इससे इंडिया के सभी लोग, सारे क्लास, सारे ग्रुप्स के लोग आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। भारत में इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी भारत में कई जगहों पे सत्याग्रह के थीम के साथ मूव किए और उनका स्ट्रगल, उनका मूवमेंट इस सत्याग्रह के साथ कई जगह सक्सेसफुल हुआ। 1916 राजकुमार शुक्ला बिहार से महात्मा गांधी को इनवाइट किए। महात्मा गांधी बिहार आए, मोतिहारी जिला में गए और इस तरीके से वहाँ पे हर एक किसानों को, जिनके पास भी ज़मीन 20 कट्ठा थी, 20 कट्ठा थी, उसमें से 3 कट्ठा में उनको नील की खेती करना कंपलसरी किया गया था। और नील की खेती के साथ क्या होता था कि नील की खेती लगातार होने से वो ज़मीन बंजर, बैरन लैंड बन जाता था, नो मोर प्रोडक्टिव, नो मोर फर्टाइल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पे महात्मा गांधी आए और 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ। 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल, इस मिल के मालिक का नाम अंबालाल साराभाई था। ये गांधी जी के दोस्त भी थे, फ्रेंड जैसे थे। गांधी जी इनको समझाए भी, लेकिन ये नहीं माने और इस तरीके से अहमदाबाद कॉटन मिल में एक आंदोलन हुआ। ये भी सत्याग्रह से रिलेटेड था और इसमें भी अंबालाल साराभाई को सत्याग्रहियों की बात माननी पड़ी और यहाँ पे उनके मिल की मजदूरी का रेट बढ़ाने के बारे में डिस्कशन था। प्लेग के टाइम में उनके सैलरीज को 75% बढ़ा दिया गया था और जब प्लेग ख़त्म हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया, तो उनकी सैलरी को 20%
5 से डिक्रीज करके 20% पर ले आया गया, जिससे कि सारे मिल मजदूर नाराज हो गया। उनका मानना था कि नहीं, ये कम से कम 50% तक होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कंडीशन बताया कि वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद महंगाई बढ़ गई है, तो ये कम से कम 50% तक होना चाहिए था। लेकिन अंबालाल साराभाई इसको 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी भी फास्टिंग पर आ गए और उसके बाद धीरे धीरे इन पर प्रेशर बढ़ा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको अल्टीमेटली लास्ट में 35% इंक्रीज करना पड़ा सबकी सैलरी को। 1918 खेड़ा गुजरात, क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को बुलाया। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 1918 में ये मूवमेंट सत्याग्रह का हुआ, और इसमें क्या हुआ कि क्रॉप फेल हो गया, और क्रॉप फेल होने की वजह से गरीब किसान अंग्रेज़ों को लगान देने में असफल हो रहे थे। तो इसके लिए उनको लगान की माफ़ी चाहिए थी, उनको बाद में मिल भी गई। अमीर किसानों पर ये चीज़ लागू किया गया, और चूंकि ये गरीबों को रिबेट मिल गया तो बाद में अमीर किसानों ने भी इस टैक्स को देने से मना कर दिया। तो द रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास हुआ। दिस एक्ट वॉज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड पोजिशन ऑफ द इंडियन अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स जितने भी काउंसिल में थे उन सब के यूनाइटेड अपोजिशन के बावजूद इस एक्ट को पास किया गया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड नॉट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इस एक्ट में यही बताया गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया जा सकता है और उनको सीधे जेल भेज दिया जा सकता है गिरफ्तार करके, और इस तरीके से उनको कोर्ट में भी नहीं भेजा जाएगा, और इस तरीके से उनको 2 years तक जेल में रखा जाएगा। तो उनको अरेस्ट करना था, टॉर्चर कर सकते थे और डायरेक्ट जेल में 2 साल के लिए कैदी बनाकर भेज सकते थे, और कोर्ट में उनको ट्रायल करने का जरूरत नहीं था। यही एक पावर था रॉलेट एक्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को और उसके पुलिस ऑफिशियल्स को इनॉर्मस पावर मिल गया था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी इसके लिए एक सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, एक अहिंसात्मक नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाह रहे थे, विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवेज, शॉप्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस इटीसीज क्लोज डाउन। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उन सबको क्लोज डाउन कर दिया गया। नॉर्मल तरीके से ये हड़ताल चल रहा था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश इससे परेशान हो गया और इस परेशानी में अब उन्होंने एक रास्ता खोजा। इस रास्ते में वो ये था कि वो उनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिए अमृतसर से। लोकल लीडर्स पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। उन लोकल लीडर्स का नाम था सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू। उनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वाज बैर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली इंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल पोजीशंस। और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में ओपन फायर किया। पीसफुल प्रोसेशंस कर रहे थे लोग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर भी अंग्रेजों ने गोली चलवा दिया और इसकी वजह से कुछ लोग मारे गए। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अब बहुत जगह अटैक करने लगे। मार्शल लॉ इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ का सिंपल मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पोसेशंस, डायर टुक कमांड। 13 अप्रैल 1990 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर लोग
बैसाखी का फेयर मनाने के लिए जमा हुए थे। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, 12 फीट इसकी ऊंची दीवारें थी। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, 12 फीट ऊंची इसकी दीवारें थी। एंट्री एक ही साइड से था, वो भी काफ़ी क्लोज एंट्री था, वो बहुत चौड़ा गली नहीं था, चारों तरफ मकान ऊंचे ऊंचे बने हुए थे। उसमें हजारों लोग जमा थे। वहाँ पर वो लोग बैसाखी का फेयर मनाने आए थे। जनरल डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर उस एरिया में एंटर हुआ अपने पुलिस के साथ। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, उसने एग्जिट पॉइंट जो निकलने वाला एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक किया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और क्राउड पे ओपन फायर कर दिया, उनको कोई वार्निंग भी नहीं दिया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। इसकी वजह से जनरल डायर का ये मानना था, ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। जनरल डायर का मानना था कि लोगों में एक भय, आतंक, डर का माहौल होना चाहिए। वो दिमाग से उन पर इस ओपन फायर का इतना बड़ा दबाव हो कि लोग अब आगे से पीसफुल पोजीशंस करने में भी, गवर्नमेंट का विरोध करने में भी आगे से डरें। इसलिए ये एक टेरर का फीलिंग लाना चाहता था लोगों के माइंड में, इसलिए उसने ऐसा काम कराया। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowd took out to the streets, strike clashes with the police and attack on the government building। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब भीड़ बेकाबू हो गई और लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना स्टार्ट कर दिए। उनके लोगों को भी पीटना मारना स्टार्ट किए। गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू द ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। अब गवर्नमेंट क्या किया कि गवर्नमेंट को अच्छा मौका मिल गया, उस तरीके से उसने जितने भी इस स्ट्रगल में, मूवमेंट में लोग शामिल थे उनको वो पकड़ना शुरू किया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू किया, उनको ह्यूमिलिएट करना शुरू किया। ह्यूमिलिएशन का अलग अलग तरीका उनके पास था, जैसे वो जूतों पे नाक रगड़वाते थे, ज़मीन पे लेटने के लिए कहते थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको सैल्यूट करने के लिए कहते थे। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और इस तरीके से पूरे आसपास के शहरी क्षेत्रों में जब मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उसमें भी वायलेंस होने लगा, तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। द खिलाफत मूवमेंट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मुस्लिम्स इन इंडिया टू परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रादर नॉट टू एबॉलिश द खलीफाट। द लीडर्स ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट एक्सेप्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी एंड लेड अ जॉइंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब खिलाफत आंदोलन और इंडिया का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ ज्वाइंट होने का टाइम आ गया था। गांधी जी को ये एक अच्छा मौका नजर आया कि इंडिया के मुसलमानों को अब इस मूवमेंट में जोड़ लिया जाए और उनके खिलाफत आंदोलन को सहयोग कर दिया जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस गांधी जी के सपोर्ट में थी और गांधी जी के कहने पे कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। और खिलाफत मूवमेंट के वजह से जो मुस्लिम्स इंडिया थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। और ये एक पहली बार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गांधी जी को नजर आया जिसमें कि इंडिया के मुसलमान भी अब कांग्रेस के साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएं और एक साथ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी भी दिखें और ब्रिटिश का इसके साथ एक साथ अपोज भी करें। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया। इंडिया में इसको कौन स्टार्ट किया, तो इसको अली ब्रदर्स बोलते हैं। शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। कुछ और भी लीडर्स थे, हकीम अजमल खान एंड अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ ऑटोमन अंपायर के डिमोलिश होने से। ऑटोमन अंपायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया ब्रिटिश से, तो अब ब्रिटिश उसके खलीफा का पद समाप्त कर रहे थे और इस पद के समाप्ति की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के मुसलमान भी विरोध में ब्रिटिश के खड़े हो गए। और इसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट पैन Islamic force in India that arises in 1919 in an effort to salvage the Ottoman Khalifa as a symbol of unity among the Muslim community in India during the British Raj। वही ब्रिटिश राज, वही पॉइंट यहाँ बताया गया है कि ब्रिटिश राज के दौरान जो खलीफा का पोजीशन अब समाप्त किया जा रहा था उसके विरोध में मुस्लिम्स अब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर रहे थे। इट्स लॉन्च्ड अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली
with Hakim Ajmal Khan and Abul Kalam Azad. A Khilafat committee was formed in Bombay March 1919. एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में मार्च 1919 में बनाई गई. अली ब्रदर्स began discussing with the Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issues. अब अली ब्रदर्स महात्मा गांधी से भी डिस्कस करने लगे कि क्या हम दोनों एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं. कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920 he convinced other leaders for this united struggle, that means खिलाफत and non cooperation movement स्वराज. अब महात्मा गांधी इस तरीके से कांग्रेस और बाकी अन्य लीडर्स को ये कन्विंस करने में सफल रहे कि सितंबर 1920 के सेशन की बात हो रही है कि इस सेशन में उन्होंने कन्विंस किया और इस सेशन से ये भी हुआ कि ठीक है, कांग्रेस खिलाफत को सपोर्ट करेगी और खिलाफत के सपोर्ट के सारे मुसलमान अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड होकर इंडिया के स्वराज के लिए फाइट करेंगे. वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन क्यों? तो गांधी जी का मानना था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग, और असहयोग का मीनिंग सिंपल हुआ कि इतना बड़ा इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर तब तक सक्सेसफुल है जब तक कि यहाँ के इंडियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो उनके अलग अलग तरीके से सपोर्ट में हो, चाहे वो अलग अलग पोजीशंस पे जॉब में हो, क्लरिकल जॉब में हो, सुपरवाइजर जॉब में हो. जब तक इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं तब तक ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर सकते हैं. जब उनका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी कि नॉन कॉपरेशन होगा, तो ब्रिटिश एक साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे. यही गांधी जी का मानना था और इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. इन द फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. गांधी जी को ऐसा लगता था कि इंडियंस ब्रिटिश को कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो एक साल के अंदर ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा. गांधी जी proposed that it should begin with the surrenders of titles and a boycott of civil services, army, police, court, legislative council, school and foreign goods. तो गांधी जी ने इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया. बोला कि इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइटल्स को वापस करने से. जितने भी लोगों को भी अंग्रेजों ने अलग अलग टाइम में टाइटल्स प्रोवाइड किए हैं, टाइटल्स उनको उपाधियां दी हैं, उन सारे टाइटल्स को वापस किया जाए और इस तरीके से एक बॉयकॉट, बहिष्कार किया जाए. जितने बहिष्कार का मतलब हो गया कि वो सिविल सर्विसेज हो, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस, हर जगह पे जो जहाँ भी इंडियंस है नौकरी कर रहा है, चाहे जैसे भी, वो वहाँ पे बॉयकॉट कर दे, बहिष्कार कर दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करना छोड़ दे, अपने पोजीशन से, अपने डेजिग्नेशन से रिजाइन कर दे. फॉरेन गुड्स का भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया गया. इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. यदि गवर्नमेंट यहाँ पर अत्याचारी तरीके से इस पीसफुल पोजीशंस को रोकने का कोशिश करता है तो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन फुल्ली लॉन्च कर दिया जाए. In the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively to mobilize popular support. It means मई जून 1920 की टाइम का बात है. उस समय महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे इंडिया टूर किए और इन दोनों ने मिलकर इस टूर के एक साल के एक्सटेंसिवली टूर में इन लोगों ने पॉपुलर सपोर्ट जनरेट करने का कोशिश किया, खिलाफत के लिए भी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए भी, साथ में स्वराज को वापस पाने के लिए भी. Many Congress leaders were reluctant to boycott the council elections scheduled November 1920 and about violence. बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो नवंबर 1920 में पहले से शेड्यूल था काउंसिल इलेक्शंस, उसको लड़ना चाहते थे. कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग हो गए, इस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर और इसके अपोजर, और दोनों के बीच एक बहुत जबरदस्त इंटेंस टसल स्टार्ट हो गया. एंड इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस स्टार्टेड. Finally, at the Congress session Nagpur, December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was launched. Finally, नागपुर दिसंबर 1920 के कांग्रेस के सेशन में ये चीज़ फाइनली वर्कआउट हो गया
और इस तरीके से गांधी जी के प्रपोजल को कांग्रेस ने यहाँ स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1920 नागपुर सेशन से ये चीज़ कंफर्म हो गया कि अब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा।